नमस्ते, सुबुद्धि ज्योतिष घराना में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस विषय के ऊपर जो लगभग बच्चा पैदा होता है तो ये विषय जरूर चर्चा के अंदर आता ही आता है। सबसे पहले मैंने बात करी थी जन्म पाये से लेकर शनि पाये से लेकर, अब दूसरा जो है मूल से रिलेटेड। तो आई होप कि मैं ये पूरी इंफॉर्मेशन ट्रुथ रेमेडी, ट्रुथ डिटेल्स के अंदर आपको बता पाऊँ। तो हृदय से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल के अंदर। पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन देने के लिए। तो चले बात करते हैं। लोगों की बहुत सारे मिथ है कि बच्चा अगर मूलों के अंदर नहीं पैदा होना चाहिए। मूलों के अंदर अगर पैदा हो जाता है तो बच्चा पिता पे बहुत भारी होता है, माता पे बहुत भारी होता है, पूरे परिवार पे बहुत भारी होता है, उसकी पैतृक संपत्ति पे बहुत भारी होता है। बट वो कैसे होता है, कब कब होता है, ये एक्चुअली डिसाइडेड है। जब मून जिस जगह बैठा होता है, जिस राशि के अंदर बैठा होता है, उसमें एक हमें नक्षत्र मिलता है। वो नक्षत्र भी इजीली आपको सब जगह अवेलेबल होता है। जैसे मून राशि अवेलेबल होती है वैसे ही नक्षत्र अवेलेबल होता है। उसके साथ ही नक्षत्र के साथ ही 1 2 3 4 4 चरण होते हैं। तो वो 4 चरण भी लिखे हुए होते हैं कि पहले चरण के अंदर है, दूसरे चरण के अंदर है, तीसरे चरण के अंदर है, ये चौथे चरण के अंदर है। ये ही डिसाइड करता है कि बच्चे को क्या प्रभाव मिलने वाले हैं, या उसके पिता को क्या प्रभाव मिलने वाले हैं, या उसकी माता को क्या प्रभाव मिलने वाले हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड है, हमारे लिटरेचर के अंदर लिखी हुई है। और ये लगभग होता ही होता है, क्योंकि मूल है केतु का नक्षत्र है, ऑलरेडी इतना इन्फ्लुएंटेड और ऑलरेडी इतना नेगेटिव मैलेफिक आप बोल सकते हैं, क्योंकि क्रूर ग्रह है, इसीलिए ये सब आपको कष्ट मिलते हैं। और वो कष्ट भी इसलिए मिलते हैं जबकि आपके ऑलरेडी आपका जो प्रारब्ध है वो आपको आपका ये प्रभाव लाके देता है। तो ये डिसाइडेड है, आप इससे डरिए मत, इसका सामना कीजिए। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, ये भी इन नक्षत्रों के अंदर इन्फ्लुएंस्ड में आए थे। बट इन्होंने कष्ट के साथ अपनी एक पर्सनैलिटी बनाई, इन्फ्लुएंस बनाया, अपने आप को इतना सादा, इतना सक्सेसफुल हुए कि आज की डेट में इन लोगों के नाम उदाहरण के रूप में दिए जाते हैं। तो क्यों हम ऐसी पर्सनैलिटी नहीं बना सकते? वो सब ये पर्सनैलिटी जो है, प्लैनेट्स की एनर्जीज, ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। बट आपको क्या करना है कि आप इसके डर से आप हताश नहीं हो सकते, निराश नहीं हो सकते। आपको तो मेहनत करनी है, क्योंकि ये शरीर जो है ये पुरुषार्थ शरीर है। आपको मेहनत करनी है और उसके हिसाब से फल मिलता ही मिलता है, फिर वो कष्ट के बाद हो या किसी हानि के बाद हो। तो चले बात करते हैं अब उन चरणों की, उन नक्षत्र में उन चरणों की कि आपको कब कब कैसे कैसे बच्चे को मिलेगा। तो बच्चे के अगर कुंडली के अंदर सबसे पहले अगर अश्विनी नक्षत्र है और पहला चरण अगर आ जाता है तो वो पिता को हानि देता है, यानी कि पिता को कष्ट देता है। अब वो कष्ट ऐसा ही नहीं है कि हर तरीके से तोड़ेगा, स्ट्रगल बढ़ा सकता है, मेहनत बढ़ा सकता है। थोड़ा बहुत कष्ट के रूप में अगर आप रेमेडीज कर देंगे तो वो थोड़े रूप में भी निकल के चला जाता है। बस क्या करना है, मेहनत करनी है। आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के साथ, पॉजिटिव प्रभावी होने के साथ साथ आपको ऐसा कर्मठ बनना है कि आपको ये सब चीजों का प्रभाव इतना ज्यादा मिले ही नहीं। वो भी हम आगे चर्चा करेंगे, कैसे हमें ये प्रभाव कम कर सकते हैं रेमेडीज के थ्रू, और कैसे हम अपने आप को साध सकते हैं इन नक्षत्रों के द्वारा। तो पहला अगर चरण है और अश्विनी नक्षत्र है तो वो पिता को कष्ट देता है। और ऐसे ही अगर दूसरे नक्षत्र में आ जाता है तो ऐश्वर्य युक्त होता है, यानी कि प्रॉस्परस लाइफ लेता है, लग्जरियस लाइफ। थोड़ा खर्चीला होता है बट ये सारे उसको प्रभाव मिलते हैं। ऐश्वर्य से फुल होता है और बहुत सारी लग्जरियस को बहुत अच्छे से अपने जीवन के अंदर लाता है। ये सारी चीजें मिलती हैं अगर वो अश्विनी नक्षत्र में और दूसरे चरण के अंदर। ऐसे ही तीसरा चरण अगर आता है तो वो उच्च पद प्राप्त करता है, यानी कि अगर किसी भी पोजीशन में, किसी भी प्रोफेशन में बैठा है तो वो उच्च पद जरूर प्राप्त करेगा। और चौथे चरण के अगर आता है तो राज्य से सम्मान मिलता है, यानी कि
जिस जगह वो बैठा हुआ है, चाहे वो इंडिया के अंदर बैठा हो चाहे वो यूएसए के अंदर बैठा हो, वो अपनी गवर्नमेंट से ज़रूर सम्मान प्राप्त करेगा। फिर वो चाहे वो अशोका मेडल क्यों ना ले आए, बट वो उसके लिए मेहनत होती, वही मैंने बोला पुरुषार्थ बहुत ज़रूरी होता है। अब दूसरा आपका नक्षत्र आता है, क्योंकि मैं ये केतु के ही पहले बताऊंगी और फिर उसके बाद बुध के बताऊंगी। वैसे तो अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती ऐसे ये डिसाइडेड होते हैं, लेकिन अश्विनी ये सीक्वेंस वाइज बताया, बट मैं केतु के अकॉर्डिंगली केतु के कौन कौन से नक्षत्र और बुध के कौन से नक्षत्र है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको अपना नक्षत्र पता होना चाहिए और चरण पता होना चाहिए। ये चरण अगर पता लग जाते हैं तो आपको अपने प्रभाव पता लग जाते हैं। और ऐसे ही अब बात करते हैं दूसरे चरण की, मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र अगर आ जाता है और पहला चरण आ जाता है तो वो मातृ हानि होता है, यानी कि माता को। अब यही नहीं कि माता को मतलब माता की ही हानि करेगा, माता को भी हानि कैसे दे सकता है, वो हेल्थ वाइज भी दे सकता है, वो मनी वाइज भी दे सकता है, वो मेंटली भी दे सकता है। अनलेस अगर आपकी कुंडली के अंदर या माता की कुंडली के अंदर मार्केश ना चल रहा हो, बादकेश ना चल रहा हो, बहुत ही ज्यादा खराब कुंडली ना चल रही हो, तब अगर सब चीज़ ठीक है, माता की लंबी आयु है कुंडली के अंदर और कुछ अच्छे शुभ योग मिलने हैं या शुभ परिणाम मिलने हैं, तो ये थोड़े बहुत कष्ट के अंदर निकल जाता है माता को हानि, और फिर उसके बाद अच्छी अच्छी चीज़ें भी आती हैं। फिर दूसरा चरण मघा नक्षत्र हो और दूसरे चरण में अगर आता, मघा नक्षत्र और दूसरे चरण में आ जाता है तो वो पिता को हानि देता है। वही सेम माता का जैसे मैंने बताया वैसे ही पिता को, कि वो मनी वाइज कर दे, मेंटली कर दे, या किसी प्रॉपर्टी के अंदर लॉस कर दे, वो कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी ऐसी हानि जरूर देगा। और ऐसे ही थर्ड चरण के अंदर आ जाए, मघा नक्षत्र हो और थर्ड चरण हो तो वो सुख संपत्ति देता है। और वो सुख संपत्ति कैसी हो सकती है, आपकी किसी से भी रिलेटेड, कि आपके पैतृक संपत्ति हो, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, आपकी धन से हो, आपकी लग्जरियस लाइफ से हो, आपको कोई ना कोई ऐसी संपत्ति देगा जो आपको सुख प्रदान करेगी। और ऐसे ही चौथे चरण के अगर मघा नक्षत्र आ जाए और चौथे चरण के आ जाए तो वो धन लाभ देता है, यानी कि ये बच्चा अगर कहीं बैठा हुआ हो, जिस घर में बैठा हुआ हो और चौथे चरण में अगर बैठा हो तो उसको बहुत धन लाभ मिलेंगे। जब बच्चा छोटा होगा तो उसके माता पिता को मिलेंगे, और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, कमाने लायक हो जाएगा, तो वो अपने आप ही धन लाभ से युक्त होगा। तो ये ऐसे निर्धारण किए गए हैं हमारे लिटरेचर के अंदर। तो हर टाइम नहीं आप ये बोल सकते कि पिता को हानि देगा या माता को कष्ट देगा, आप ये नहीं डिसाइड कर सकते। आपको पूरा एक्चुअली एनालाइज करना पड़ता है कि मून कहाँ बैठा होता है, नक्षत्र कहाँ बैठा होता है, उसका भी चरण डिसाइड करना होता है। और भी डिटेल में जब जाते हैं तो वो नक्षत्र, उसका प्लैनेट जो है वो और नेगेटिव प्लैनेट्स या पॉजिटिव प्लैनेट के साथ कैसे प्रभाव में बैठा है, शुभ योग में बैठा हुआ है, शुभ भाव में बैठा हुआ है, शुभ नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये सब चीजें बहुत डिटेल में होती है। आप हर टाइम इस नक्षत्र को इल्जाम नहीं लगा सकते। तो ऐसे ही हम तीसरे नक्षत्र की बात करते हैं, मूल नक्षत्र की। ये सबसे ज्यादा मूल है, अब नाम से ही कि भैया मूल का प्रभाव है, मूल नक्षत्र है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ये इसमें क्या होता है, पिता की पहला चरण अगर आ जाता है तो वो पिता को हानि देता है, और ऐसे ही दूसरा चरण आ जाता है तो वो माता को हानि देता है, और ऐसे ही तीसरा चरण आ जाता है तो वो धन नाश करता है। यानी कि अगर पैदा होता है बच्चा और थर्ड चरण के अंदर अगर आ जाता है, मूल नक्षत्र हो और थर्ड चरण के अंदर हो, तो वो धन का भी नाश कर देता है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें रेमेडीज होती हैं जो ब्राह्मण ऑलरेडी बताते हैं, और भी बहुत सालों से चलती आ रही है, हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है कि कैसे कैसे काम क्या करने होते हैं। वो भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस ज़रूर करूँगी और आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। और ऐसे ही चौथा चरण होता है कि धन लाभ देता है। अगर मूल नक्षत्र हो, मूल नक्षत्र तीनों चरण के अंदर थोड़ा सा नुकसानदायक दे तो रहा है, लेकिन चौथे चरण के अंदर भी नुकसान नहीं दे रहा, वहाँ पे भी धन लाभ दे रहा है। यानी कि थोड़े स्ट्रगल्स के बाद, चाहे वो थोड़ा कष्ट पिता हो, माता को हो, धन को हो, या ऐश्वर्य से युक्त ऐश्वर्य को नाश हो, ये धन का नाश हो, उसके बाद जब बच्चा उभर के आता है
ये सब चीजें झेल लेता है, उसके बाद धन लाभ मिलता है, और वो उसकी आयु की अवधि के अंदर मिलता जरूर है। तो डोंट ब्लेम। ऐसे ही अब हम बात करते हैं बुध के नक्षत्र। सबसे पहला नक्षत्र आता है अश्लेषा नक्षत्र। अगर अश्लेषा नक्षत्र हो और पहला चरण हो तो वो राज्य को सुख देता है। तो बताइए कहाँ से ये परेशान करने वाला हुआ, दुख देने वाला हुआ, नुकसान करने वाला हुआ? राज्य सुख दे रहा है, यानी कि गवर्नमेंट से बहुत सारे लग्जरियस हैप्पीली चीजें मिलेंगी। तो कैसे आपको दुख दे देगा? और कुछ ऐसे सुख मिल सकते हैं कि गवर्नमेंट आपको बैठे बैठे घर बैठाए पैसे कमाना सिखा दे, या पैसे देने, जैसे पेंशन होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, ये सारी चीजें राज्य सुख में आती हैं। और ऐसे ही सेकंड अगर अश्लेषा नक्षत्र और सेकंड चरण के अंदर अगर आ जाए तो वो धन हानि देता है। तो यानी कि धन का थोड़ा सा नुकसान करता है कि कोई भी अगर पैतृक संपत्ति कमाई हो, या उस बच्चा अगर बड़ा हो गया है, प्रोफेशन के अंदर है, और उसको थोड़े धन के हानि अगर झेलनी पड़ रही है, तो तुरंत अगर उसने 27 नक्षत्रों की यानी कि मूलों का शांति नहीं कराया तो वो मूलों की शांति करा ले, तो उसके शायद ये सारी चीजें खत्म हो जाए, कम हो जाए। और ऐसे ही चौथे चरण के अंदर आता है तो पिता को हानि देता है। अब बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की। ज्येष्ठा नक्षत्र हमारा 5वां नक्षत्र है इन 27 नक्षत्रों से। तो 5वें नक्षत्र में इसमें क्या होता है कि ज्येष्ठ भ्राता को नुकसान करता है। अगर पहले चरण के अंदर ज्येष्ठ आता है यानी कि बड़े भाई को परेशान करेगा, उसको कष्ट देगा। दूसरा आता है अनुज भ्राता को, यानी कि छोटे भाई को परेशान करेगा। अगर उसका कोई छोटा भाई है या आने वाला है, या वो पैदा हो रहा है और उसके बाद कोई छोटा आएगा, तो उसको भी परेशानी देगा। तो ये दूसरे चरण के अंदर आता है। तीसरे में अगर तीसरा चरण आता है ज्येष्ठा नक्षत्र और तीसरा चरण हो तो वो माता को कष्ट देगा। और ऐसे ही चौथा चरण अगर आ जाता है तो वो स्व ही कष्ट लेता है, स्व ही हानि लेता है, या खुद की हानि करता है, खुद का नुकसान करता है, खुद को हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। यानी कि अपने ऊपर ध्यान नहीं देगा, अपने आप को ऐसी मतलब जैसे यूजलेस समझेगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस नक्षत्र के अंदर आ जाती है। और ऐसे ही लास्ट नक्षत्र होता है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रेवती नक्षत्र और लास्ट नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बहुत ही माइंडफुल वाला, बहुत ही बिजनेस वाला, बिजनेस से क्रिएटेड पर्सन होता है इसके अंदर। और इसमें बच्चा अगर पैदा हो जाता है और पहले चरण के हो जाए तो उसे राज्य सम्मान मिलता है, और दूसरे चरण के अंदर आ जाए तो उसे राज्य सुख मिलता है। यानी कि गवर्नमेंट से तो चीजें बहुत मिलने वाली है इस नक्षत्र वाले को। इसलिए पर्सनली मुझे ये नक्षत्र बहुत पसंद है, भले ही मूल का नक्षत्र है। और ऐसे ही थर्ड नक्षत्र, अगर थर्ड चरण ना जाए, रेवती नक्षत्र और थर्ड चरण के अंदर हो तो वो सुखदायी होता है। यानी कि हर तरीके के सुख देने वाला और लेने वाला दोनों तरफ से होता है। सुख देने वाला बहुत ज़्यादा होता है लोगों की, जैसे हीलर्स होते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा, या फिर आप बोल सकते हैं साधना करने वाले होते हैं। वो लोगों को खुशियाँ बांटते हैं, सुख बांटते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। उनके अंदर ऐसी थोड़ी पावर आती है कि वो ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो ऐसा रेवती नक्षत्र और थर्ड चरण के अंदर। और चौथा चरण आता है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगर रेवती नक्षत्र हो और चौथे चरण के हो तो अनेक कष्ट मिलते हैं। वो फिर चाहे किसी भी तरीके का हो सकता है, वो चाहे फिर आपके धन को लेके हो सकता है, वो आपके पिता माता या आपके खुद सम्मान को लेके हो सकता है, आपकी खुद की पर्सनालिटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो हर तरीके से जब वो परेशान आता है ना, जब ये नक्षत्र होता है और इसके अंदर अगर परेशानी आती होती है तो वो चारों तरफ से आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऐसे नक्षत्र है। अब ये नक्षत्र हर जगह नुकसान नहीं दे रहे, तो हर जगह बहुत ज्यादा कष्ट भी नहीं दे रहे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमेशा जब ये नक्षत्र आता है तो ये दिक्कत देता है, परेशानी देता है। हाँ, लिटरेचर के अंदर ये जरूर लिखा गया है कि जब ये नक्षत्र आते हैं, ये कुछ ऐसे वेला के अंदर प्रस्तुत होते हैं, ऐसे वेला के अंदर जागृत होते हैं जिनकी वजह से इनकी जो टेंडेंसी होती है वो थोड़ी नेगेटिव हो जाती है। तो हमारी साइंटिफिकली तरीके से हमारे जो
पूर्वज थे, हमारे जो पूरे संस्कृति के जो लोग थे, साधु संत ये सब थे, इन्होंने रेमेडीज तैयार करी। और वो ऐसी रेमेडीज थी कि विशेष प्रकार की औषधियाँ, विशेष प्रकार की 27 तरीके की औषधियाँ जो 27 नक्षत्रों से सिंबलाइज करती हैं, उनसे उनको माता और बच्चे को नहलाया जाता था। और भी जैसे पुराने समय में होता कि 27 जगहों का या 27 कुओं का पानी इकट्ठा करके इसमें रखा जाता था, इसकी शांति हवन ये सब चीज़ें कराई जाती थी। और इसका एक बहुत ही मतलब एक मेजर आप रेमेडी बोल सकते हैं कि मैं इसको ऊपर रखना चाहूँगी कि किसी के अगर ये 3 नक्षत्र यानी कि अश्विनी मघा मूल अगर ये इन नक्षत्रों के अंदर पैदा होते हैं तो उनको अपनी लाइफ के अंदर या बच्चे को भी ये चीज़ सिखानी चाहिए, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल तरीके से सब तरीके से आता ही आता है। तो वो चाहे वो सुबह यानी कि बच्चे की शुरुआती दौर में हो, फिर वो चाहे मीडियम मध्यम वर्ग में हो, चाहे वो लास्ट स्टेज में हो, वो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा डालता ही रहेगा। तो इसमें क्या करना होता है, जब केतु का नक्षत्र हो तो महामृत्युंजय का जो पाठ है या मंत्र है, बच्चे को ऐसा सिखा देना है, ऐसा रटा देना है कि बच्चा कहीं पे भी अगर उसे थोड़ा सा भी कष्ट आ रहा है तो वो इस मंत्र अपने आप ही उसके अंदर से ऐसा आना चाहिए, इतना साधना होता है। और ऐसे ही अगर बुध का नक्षत्र है तो उसको गणपति की साधना इतनी सिखानी चाहिए कि कभी भी अगर ऐसे यानी कि अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती में अगर ये नक्षत्र पैदा हुए हैं तो गणपति की साधना इतनी करनी चाहिए कि कहीं पे भी अगर ऐसी कोई परेशानी आ रही है तो वो अचानक से गणपति कहीं ना कहीं उनको ऐसी विजडम देते हैं या मंत्र ही इतना काम कर जाता है कि वो मंत्र पूजा पाठ ही इतना काम कर जाती है, तो ये कष्ट जो है थोड़े में होके निकल जाता है। अब वो 27 नक्षत्र हैं, उनका औषधि स्थान है, वो सब चीज़ें तो मैं इसमें ज़रूर बिल्कुल नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ही लंबा वीडियो खींच जाएगा। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको पूजन ऐसा करवाना है, आपको ऐसा औषधि स्नान करवाना है तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको ज़रूर बताऊंगी। बाकी आप ये एक महामृत्युंजय और गणपति साधना ये ज़रूर करना सीखिए। अगर नहीं सीखी है तो इस बच्चों को सिखाने चाहिए, और आने वाले बच्चे अगर इन नक्षत्रों के अंदर पैदा होते हैं तो ज़रूर इन 2 चीज़ों को तो विशेष तौर से सिखाना ही चाहिए। और बाकी सारी चीज़ें हैं कि 27 कुओं का पानी या 27 मंदिरों का पानी या जो स्नान है वो कैसे आपको करना है, 27 छेदों की छन्नियों से ये कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मूल की शांति के अंदर होता है। बट मेन जो है महामृत्युंजय और गणपति साधना, ये गणपति पूजा या विधि विधान से जो आप बच्चे को सिखा सकते हैं, और शुरू से लेके जब तक बच्चा यहाँ पे है, उसका मनुष्य जीवन है, उसमें वो बच्चा ऑटोमेटिकली जब कभी भी ऐसी परेशानी हो वो इसको अपने आप ही उसके अंदर से निकले, ऐसा हमें साधना है बच्चे को। और नहीं अगर आपने अभी तक करा है और ऐसा पूजन नहीं करा है तो आपको ऐसे ये चीजें सीखनी चाहिए, चाहे महामृत्युंजय का पाठ हो, चाहे वो गणपति साधना हो, नक्षत्र के अकॉर्डिंगली। साथ ही आपको क्या करना है, अगर आपने और दूसरी चीज़ क्या होती है कि 27 दिन जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके उस दिन से लेके 27 दिन दोबारा वो नक्षत्र रिपीट होगा, उस दिन के अंदर पिता का जो है वो चेहरा नहीं देखते, उसको कष्ट होता है इसलिए नहीं देखते। ये सारे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि पिता जो है बहुत अपने ऊपर औजार नहीं लगाता, जब वो बियर्ड नहीं करवाता या बाल नहीं कटवाता, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, मानी जाती है। वो इसीलिए क्योंकि वो क्रूर ग्रह हैं, इसीलिए इसका प्रभाव कम करने के लिए क्रूर वाली चीज़ें यूज़ नहीं करी जाती, ये सारी कटार वाली चीज़ें यूज़ नहीं करी जाती, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। बट बेस्ट रेमेडी अकॉर्डिंग टू मी महामृत्युंजय का पाठ अगर आप साध लेते हैं तो ये नक्षत्र आपको कभी नुकसान नहीं करेंगे, आपको हेल्प करेंगे आने वाले फ्यूचर के अंदर। और ऐसे ही गणपति साधना अगर आप ज्येष्ठा नक्षत्र में या अश्लेषा नक्षत्र में या रेवती नक्षत्र में और गणपति साधना की हुई है, गणपति पूजा आपने करी हुई है, या कोई भी गणपति का एक मंत्र आपने अच्छे से साध लिया है,
तो ये आपको सही दिशा, सही मार्ग दिखाएगा। तो आई होप ये गणमूल से रिलेटेड जो इशू है, मिथ है और जो डिटेल्स है आपको इजीली अच्छे से समझ में आई हो, और कहीं पे अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। बट आप मुझे पर्सनल नंबर पे, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं वो कमेंट बॉक्स में आती हैं और वो इजीली उनका रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरी डे टू डे पूरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं काम करने की, तो वो उसमें मैं आपका रिप्लाई नहीं कर सकती। बट मैं कोशिश करती हूँ अपना इस शेड्यूल के अंदर इस वीडियो को ज़रूर बनाऊँ और लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। तो अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, क्वेश्चन क्वेरी आप कांटेक्ट के अंदर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू अभी तक के लिए।